बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, जिनका आप बखूबी लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारियां हम आपको देंगे, मगर इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अधिक उपज के लिए कराएं मिट्टी जांच, बागवानी फसलों की खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, कद्दू की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद लगाएं पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज लेने के लिए किसानों से अपने खेतों की मिट्टी जांच करवाने की अपील की है। मिट्टी के नमूने की जांच की सुविधा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। जांच में आए परिणाम के आधार पर मिट्टी का उपचार और उर्वरक प्रबंधन किया जा सकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन योजना के तहत विभिन्न बागवानी फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान राज्य के उद्यानिकी विभाग में आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान भाई अपने पशुओं को ठंड से बचाव के लिए ध्यान रखें। धूप निकलने के बाद ही चराने के लिए ले जाएं, ताकि जमीन पर जमी ओस की बूंदें सूख जाएं। ओस की बूंदों से पशुओं को ठंड लगने की संभावना होती है और पशु बीमार पड़ जाते हैं। किसान भाई ठंड को देखते हुए पशुओं को धूप में रखें और धूप निकलने के कुछ देर बाद ही चराने के लिए ले जाएं। बेहतर होगा 9 बजे के बाद चराने के लिए ले जाएं और 3 बजे तक अपने घर ले आएं। खास करके ठंड के मौसम में सुबह में आप तो निश्चित रूप से धूप जब पक जाए, मतलब जिसको बोलते हैं कि धूप तो आपको 7 बजे निकल जाएगा, लेकिन आप उसको निकालिए 9:30-10 बजे के बाद ही, क्योंकि उस समय तक धूप जो है वो और ओस जो है वो भी जो है वो सूख गया रहता है। क्योंकि इसमें अगर हमारे किसान भाई जब सुबह सुबह अगर लेके निकल जाते हैं तो वहाँ पर जाके उसको ओस और जो ठंडक है उससे ज़्यादा उनको प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप उनको करीब 10 बजे के आसपास में ले जाएं और 3-3:30 बजे तक चरा कर वापस लेकर आएँ। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कद्दू की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर और बीज से बीज की दूरी 3 मीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद पूसा नवीन, अर्का बहार लगाएं। कद्दू की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मटीरार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। कद्दू की खेती के लिए खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं, साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई यदि आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जैसा कि झारखंड नाम से ही प्रतीत होता है कि इस राज्य में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंगलों से घिरा हुआ यह प्रदेश है। ऐसे में अगर हम बात करें औषधीय पौधों की, तो जी हाँ, झारखंड में विभिन्न प्रकार के भंडार हैं औषधीय पौधों का। अगर हमारे किसान चाहें तो इसे व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे किसान औषधीय पौधों का व्यवसाय करें तो उनको क्या क्या लाभ हो सकता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से बताएंगे और इसी के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं विशेषज्ञ के पास। आज का हमारा विषय है झारखंड में औषधीय पौधों के व्यावसायिक खेती की संभावनाएं क्या हैं। आज हमारे इस विषय में जानकारी देने के लिए डॉक्टर आरपी शाह जुड़ चुके हैं। शुरू से ही हमारा झारखंड ये औषधियों पे निर्भर रहा है, तो आप इनके बारे में जानकारी दीजिए कि कौन कौन से औषधि पौधे लगाएं और कैसे व्यावसायिक खेती में उनको लाभ पहुँचे। आपने सही बताया कि हमारा जो झारखंड है औषधि पौधों के मामले में काफ़ी समृद्ध रहा है। जो यहाँ की जनजातीय जो परंपराएं हैं, जनजाति के जो लोग हैं, और यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ पर जो पर्याप्त ज़मीन की जो उपलब्धता है, ये काफ़ी मतलब सहायक होंगी और काफ़ी अनुकूल है यहाँ पे झारखंड में व्यावसायिक खेती के लिए, खासकर औषधि पौधों के लिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो झारखंड के जो जनजातीय लोग, आदिवासी भाई लोग हैं, किसान लोग हैं, वो इसी पे चिकित्सा पे ही, आयुर्वेदिक चिकित्सा पे ही वो लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं। वैसे तो विश्व में भी जो है जो विकासशील देश है वहाँ पे 80% की आबादी जो है जड़ी बूटियों पे ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पे ही सही है। तो और झारखंड में क्या है कि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है। जो हमारी औषधि पौधों के लिए जो खेती के लिए जो ज़मीन चाहिए, जो पारंपरिक खेती करते हैं उससे मतलब उतना ज़्यादा उर्वर ज़मीन की दरकार नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की भी दरकार नहीं है। तो जो हमारे जो ज़मीन परती पड़े हुए हैं, जो फैलो हैं, जो किसी उपयोग के नहीं है, हम वहाँ पे इत्मीनान से खेती बाड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की भी दरकार नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक सवाल है वहाँ पर भी हो जाता है। तो झारखंड की जो वायु है, यहाँ की मिट्टी भी जो है उसके अनुकूल भी है। जैसे हमारा सैंडी लोमी चाहिए ज़मीन, बलुआही मिट्टी चाहिए, दोमट चाहिए, यहाँ की मिट्टी काफ़ी अनुकूल है इसके लिए। जी, यहाँ पे झारखंड में देखिए जो ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं, अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, सफ़ेद मूसली है, बच है, फिर इधर एलोवेरा है, चिरता है, ये सारे काफ़ी इसकी संभावना है यहाँ पे। उनको इस सब खेती से कैसे लाभ होंगे, उनको इन सब की जानकारी अगर चाहिए तो वो कहाँ से ले सकते हैं? जी, नहीं, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, होता क्या है ना कि सही समुचित जानकारी के बगैर जब फील्ड में उतर जाएंगे तो फिर घाटा हो जाता है। 60% तो देखिए सफल होते हैं, 40% इसीलिए कि शुरुआत कर दिया लेकिन उनको पूरी जानकारी होती नहीं है। तो इससे बेहतर है कि जो यहाँ पे जो झारखंड में जो यहाँ पे संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही हैं, उनसे जुड़ें। और जो हमारी मतलब केंद्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं उनसे, जैसे हमारा जो CSIR है, उनके अंदर में CMAP है, लखनऊ में, पंतनगर में, हैदराबाद में, बेंगलोर वगैरह में है। और उनके जो बज के सेंटर्स हैं, हमारे झारखंड की बात करें तो हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इधर हमारा पलांडू में भी जो है ईस्टर्न रीजन है ICR का, वहाँ पे है। फिर हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है यहाँ पे बहुत सारे, SIRD है यहाँ पे हेल में, जो ट्रेनिंग देती रहती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पे इस दिशा में काम कर रही है। किसानों को जानकारी वहाँ से मिल सकता है। छोटे पैमाने पे अगर किसान चाहें कि व्यावसायिक खेती अगर औषधीय पौधे की जाए तो वो कौन कौन से पौधे अगर छोटे स्तर से करेंगे तो उनको फ़ायदा हो? जी नहीं, जैसे मैंने पहले नाम लिया कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, किसान जब खेती करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि उनका जो उत्पाद होगा उसकी बिक्री हो जाए, विपणन हो जाए।
तो इसके लिए अच्छा तरीका है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तरीके से करते हैं तो आपको मतलब पैसे भी मिल जाएंगे पहले और आपको उत्पाद भी बिकने की गारंटी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले नाम लिया 5-6 जो औषधि पौधों का झारखंड के लिए सर्वथा उपयुक्त है, उनमें आमदनी भी काफ़ी आती है। आप चाहें तो उसमें कुछ अगर साथ में और कुछ सुगंधी पौधे हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, सिट्रोला ग्रास है, ये जो है फिर आपका खस है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आप ऐड कर सकती हैं। पामरोजा ग्रास है, ये सब वगैरह का ऑयल निकाल के, तो कुछ चीज़ें और जब व्यवसाय करेंगे तो औषधि के साथ साथ सुगंधी पौधे भी आप उसमें जोड़ सकती हैं। एक चीज़ मैं बता रहा था कि जैसे अगर किसानों को अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेनी है, सही मतलब कि मूल्य लेनी है, तो उनको एक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक कि मतलब प्रमाण नहीं दिया जाएगा कि ये मतलब ऑर्गेनिक है, जैविक है, तो उसका थोड़ा सा मतलब गुणवत्ता कम हो जाती है। अगर कीटनाशी का प्रयोग करते हैं रासायनिक या उर्वरक का, तो उसमें थोड़ा सा जो है उसका गुणवत्ता कम हो जाता है, तो इस वजह से इसकी डिमांड भी कम हो जाती है। जो इनके जो रसायन है, जो बेसिक रसायन है, केमिकल है, तो उनकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें जैविक तरीके से कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अच्छा है कि आप रॉ मटेरियल मतलब सेल करने से बेहतर है अगर उसको प्रोसेस करके बेचें, प्रोसेस करके तो मतलब प्रसंस्करण करके, तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा किसान भाइयों को। हमें लगता है कि यहाँ की 50,000 से लेकर 1 लाख तक पर हेक्टेयर मतलब प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की संभावना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हमारे यहाँ जो हमारे देश में कम से कम 950 के लगभग जो है औषधि पौधे हैं, लेकिन जो समुचित जानकारी जो पैकेज प्रैक्टिसेज है वो मात्र 30-35 पौधों की है। तो मतलब अभी जैसे शोध चल रहे हैं, काम इस पे चल रहे हैं कि कौन सा है ना पैकेज प्रैक्टिसेज कैसा अपनाया जाए, इस हिसाब में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे शुरुआत में आप जो औषधि पौधे हैं, शुरुआत में आप चयन कीजिए कि किस जगह पे कौन से पौधे लगाने हैं। उसके बाद फिर जो है उसकी नर्सरी की बात कीजिए, फिर जो ज़मीन है उसको खेत तैयार करें, फिर जब नर्सरी तैयार हो जाए तो फिर पौधों को वहाँ पे ट्रांसप्लांट करें, फिर पौधों को की देखभाल के लिए सिंचाई है, उर्वरक मतलब जो ऑर्गेनिक उर्वरक ही दें, हम लोग जैविक खाद ही दें, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, एजोट्रोबैक्टर हो गया, फास्फोबैक्टीरिन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो करंज के या नीम के जो केक वगैरह हैं उस सब का गोबर का उपयोग करें, केमिकल से बचना चाहिए। और ऐसे भी जो हमारे औषधि पौधे हैं उसमें बीमारियां कम ही होती हैं, एक खासियत है बीमारियां उसमें कम ही होती हैं, कीट का प्रकोप कम होता है, ये राहत की बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये किसान फ्रेंडली भी है ये हमारे औषधि पौधों की खेती यहाँ के लिए। तो ये बातें हैं जो कि किसान भाई अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छा हो, उनको सही कीमत मिले और उनका उत्साह भी वर्धन हो। धन्यवाद सर, हमारा इतनी अच्छी जानकारी औषधीय पौधों के बारे में हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। जी किसान भाई नमस्कार। झारखंड में बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने गेहूं की फसल लगा रखी है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी फसलों की उचित तरीके से देखभाल करें। तो चलिए आज के संक में हम आपको बताएंगे कि वो किसान जिन्होंने गेहूं की फसल लगा रखी है वो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि फसलों को कम नुकसान हो और हमारे किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इसी के बारे में हम आपको देंगे विस्तार तरीके से जानकारी और इसी के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती, देखभाल एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर साहब, आज का जिस विषय हमने लिया है गेहूं की खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गेहूं की खेती करते समय किन किन बातों का वो ध्यान रखेंगे। अगर आप गेहूं की खेती करने के लिए सोच रहे हैं या सही में आप चाहते हैं कि गेहूं की खेती करें और अच्छे से पैदावार हासिल करें, तो उस हालत में आपको गेहूं का जो बुआई है वो अतिशीघ्र कर देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गेहूं जो होता है वो टेम्परेचर से काफ़ी उसका मतलब होता है, सेंसिटिव होता है। अगर एक दिन भी अगर आप लेट करते हैं तो आपको एक दिन लेट करने का कम से कम 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको उत्पादन में कमी आपको मिल जाएगी। यानी उतना ही खाद, उतना ही मेहनत, सब कुछ किए आप, लेकिन समय पर अगर नहीं लगाए, एक दिन भी देर किए, 2 दिन भी देर किए, तो आपका पैदावार घटते चला जाता है। गेहूं की बुआई करते समय किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे? देखिए, गेहूं की बुआई करते समय अगर आप पारंपरिक विधि से गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तैयार करने का मतलब यह है कि उसको 2 से 3 बार कम से कम
जोत करके और 2 से 3 बार पाटा उसमें चलाएं, ताकि मिट्टी जो है पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए, है ना। क्योंकि जब तक मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तब तक आपका सीड सेटिंग बढ़िया से नहीं होगा। तो ये तो हुआ कि जब पारंपरिक विधि से आप गेहूं की खेती कर रहे हैं उस कंडीशन के लिए। लेकिन बहुत से किसान अब हम लोग बता रहे हैं कि जीरो टीलेज के माध्यम से भी गेहूं की खेती करने के लिए। तो जीरो टीलेज में से अगर आप खेती करना चाहते हैं तो फिर आप उस ढंग से अपने खेत को तैयार करें। कैसे तैयार करेंगे? आप धान फसल को एकदम ज़मीन से सटा करके काटें, ताकि नाड़ा जो बचता है काटने के बाद वो एकदम छोटा सा छोटा बचे, और उसके बाद दूसरे दिन ही उसमें डछों के माध्यम से गेहूं की बुआई वहां पर सुनिश्चित करें। दूसरे दिन हम लोग इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप देखेंगे कि धान फसल काट रहे हैं तो नमी की मात्रा आपके खेत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उस नमी का फ़ायदा उठाना है, यानी उस नमी से हम ये कोशिश करते हैं कि जीरो टीलेज के माध्यम से जो गेहूं का सीड वहाँ डाला है वो जर्मिनेट कर जाए, अंकुरित हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि गेहूं ऐसा फसल है जिसमें कम से कम 6 बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो और झारखंड में सिंचाई का सुविधा थोड़ा कम है और राज्यों की अपेक्षा, और पानी जो है यहाँ के लिए एक समस्या है। तो क्या हम इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कम से कम एक पानी जो आप सिंचाई करते किसी दूसरे स्टेज पर, उस पानी को आप बचा सकते हैं अगर जीरो टीलेज के माध्यम से आप गेहूं को खेत में लगा दें, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि खेत का नमी जो है वो उड़ने ना पाए और उस नमी का पूरा फ़ायदा उठाएं। जो किसान भाई खेतों में गेहूं लगा चुके हैं या लगाने की तैयारी में है, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे कि कैसे वो उनका देखभाल करें, कैसे उस पर सिंचाई की व्यवस्था कर सके? देखिए, जो लगा चुके हैं, जो लगाने की सोच रहे हैं, उसके बारे में तो मैंने आपको अभी संक्षेप में बताया कि एक तो पहला बताया कि यथाशीघ्र कर लें। अगर आप पारंपरिक विधि से करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी करें। अगर आप जीरो टीलेज से करना चाहते हैं तो भी आप उसमें तुरंत लगा लें। लेकिन अब रही बात कि जो किसान 4 दिन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले खेत में गेहूं लगा चुके हैं, तो उनको इस समय क्या करना चाहिए? बहुत सही आपने पूछा है। अगर मान लीजिए कोई किसान 15 नवंबर को गेहूं का सोइंग उन्होंने किया है, क्योंकि 15 नवंबर से गेहूं का सोइंग स्टार्ट हो जाता है। तो 15 नवंबर का अगर किया है तो आज उनका जो गेहूं का जो उम्र है वो करीब 25 दिन हो गया, है ना। तो 25 दिन के बाद जो देखभाल करना चाहिए वो ये है कि एक बार खेत से जो खरपतवार जो आ गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो निकाई गुड़ाई खेत में जब अवश्य करें, और निकाई गुड़ाई करने के बाद उसमें एक सिंचाई, जो पहला सिंचाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 21 दिन के बाद ज़रूर देने के लिए, उस सिंचाई को वहाँ पर ज़रूर उपलब्ध कराएं। अगर ये सिंचाई किसान भाई उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो उनका पैदावार बहुत ही घट जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा उनको। तो कम से कम पहली सिंचाई और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई, यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि अगर किसान के पास एक ही सिंचाई करने का साधन है तो वो 21 दिन पे कर देना चाहिए। तो वो सिंचाई 21 दिन पे ज़रूर कर लें, और जब सिंचाई कर लें, जब खेत में आपकी नमी पूरी तरह से आ जाए, तो फिर आप जो नाइट्रोजन का जो आधा मात्रा बचा के रखे हैं, आधा मात्रा तो आपने डाला होगा बुआई के समय, वो जो आधा मात्रा बचा है उसका फिर आधा भाग, यानी आधे का फिर आधा भाग अभी आप 21 दिन पर खेत में ज़रूर डाल दें। तो अगर आपके पास 6 का 6 सिंचाई उपलब्ध है, यानी आप कहते हैं कि हम 6 बार सिंचाई करने के लिए हमारे पास उपयुक्त पानी है, तो आप क्या करें, हर एक 20 दिन पर सिंचाई जो है, पहला 20 दिन पर, दूसरा 45 दिन पर, फिर 65 दिन पर, फिर 85 दिन पर, फिर 105 दिन पर, इस तरह से आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि झारखंड में सिंचाई एक समस्या है। पानी, हमारा राज्य उतना समृद्ध नहीं है कि जो पूरा पानी हम दे पाएँ। तो उस हालत में अगर मान लीजिए किसी के पास एक सिंचाई है, तो मैंने कहा ना कि वो 21 से 25 दिन के भीतर वो सिंचाई दे दें। अगर किन्हीं के पास कहते हैं कि नहीं हमारे पास इतना पानी है कि हम 2 बार सिंचाई कर सकते हैं, तो पहला सिंचाई तो आप 21 दिन से 25 दिन के बीच में दे दें, और दूसरा सिंचाई जो है वो 60 से 65 दिन के बाद दे दें, है ना। अगर कोई किसान भाई कहते हैं कि नहीं हमारे पास 3 हम दे सकते हैं, तो फिर वो 21 दिन, 65 दिन और 85 दिन पर उनको सिंचाई करना चाहिए। इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गेहूं की फसलों में खाद एवं उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए और कितने अंतराल पर ये देना चाहिए? खाद के बारे में हम ये कहेंगे कि 150 और 60-40, है ना। 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास, नहीं फॉस्फेट, और 40 किलो
पोटास जो लाल वाली खाद होती है, जिसमें आप जो पोटास और जो फॉस्फेट है इसको पूरा का पूरा बुआई के समय लगाना चाहिए, और जो नाइट्रोजन का जो पार्ट है उसमें से आधा ही पार्ट बुआई के समय लगाना चाहिए, आधा नाइट्रोजन बचा के रखना चाहिए। पहला उस आधे भाग का पहला भाग जो है वो 20 दिन के बाद और दूसरा भाग 60 दिन के बाद खेतों में भुड़काव करना चाहिए। गेहूं के फसलों में सबसे प्रमुख समस्या होती है खरपतवार का, तो इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? अगर खरपतवार की समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं कहूँगा कि आप सल्फ्योरान 25 ग्राम, सल्फ्योरान 25 ग्राम और 500 ग्राम 2,4-D ये रसायन है, इसको मिला करके आप बुआई के 30-35 दिन के बाद खेत में इसका छिड़काव करें, तो मुझे लगता है कि खरपतवार से आपको परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जोहार किसान भाई। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? हम आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी जानकारी अगर आप लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातरोड रांची। पिन संख्या है 834001। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।